आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत विभाजन के अंतर्गत हम आज बात करेंगे क्रिप्स मिशन। किस प्रकार से क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, उसकी पृष्ठभूमि, भारत भेजे जाने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे, फिर क्रिप्स के प्रस्ताव क्या थे और उन प्रस्तावों का मूल्यांकन हम प्रस्तुत करेंगे। फिर दूसरे वीडियो में उसकी असफलता के कारण कांग्रेस का पक्ष, लीग का पक्ष, इन बातों पर दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत विभाजन के अंतर्गत क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध काल से प्रारंभ हो जाती है। सामान्यतः समझने के लिए 1940-1939 के समय से हम चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध काल में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं किया था। ये विशेष बात थी। प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा था कि किस प्रकार से कांग्रेस ने और भारतीयों ने ब्रिटिश पक्ष का या मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया था। इस बार समर्थन कांग्रेस और भारतीय जनता ने नहीं किया। यद्यपि भारतीय सेना अंग्रेजों के द्वारा शामिल कर दी गई थी। लगभग 25 लाख के आसपास सैनिक इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड के पक्ष से लड़ रहे थे, किंतु कांग्रेस और भारतीय दल जो थे, भारतीय जनता थी, वह सहयोग नहीं कर रही थी, विरोध कर रही थी। भारतीय जनमत अंग्रेजों के विरोध में था। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के पूर्व अपने अधिकारों की मांग पर भारतीय दल और भारतीय जनता अडिग थे। कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए तैयार तो थी, किंतु उसकी कुछ शर्तें थीं कि अटलांटिक चार्टर की जो घोषणा मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा की गई थी, उसमें लोकतंत्र की रक्षा, साम्राज्यवाद को रोकना, इन बातों की चर्चा की गई थी। प्रस्ताव किया गया था कि इसीलिए मित्र राष्ट्र युद्ध कर रहे थे। तो वही मांग कांग्रेस कर रही थी कि अटलांटिक चार्टर के जो शर्तें थीं, जो घोषणा की गई थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, उसको भारत पर भी लागू किया जाए, किंतु इसके लिए वह तत्पर नहीं था। और इस समय तक महात्मा गांधी, कांग्रेस और भारतीय जनता ये समझ चुकी थी कि जब भी अवसर आता है, इंग्लैंड की सरकार अवसरवादी है, सहयोग प्राप्त कर लेती है आश्वासन देकर, लेकिन बाद में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। प्रथम विश्व युद्ध का अनुभव अनुभव भारतीयों के पास था। चर्चिल जैसा साम्राज्यवादी व्यक्ति अभी वहाँ का प्रधानमंत्री था, लेकिन मजबूरी हो गई थी। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से कारण थे, किस मजबूरी के कारण चर्चिल ने ऐसे बोलने शुरू कर दिए जिससे लगने लगा कि वह सुधारवादी है, समझौतावादी है और भारत में वह बड़ा परिवर्तन करना चाहता है, भारतीयों को अधिकार देना चाहता है। ऐसा क्यों दिखने लगा और क्यों उसने क्रिप्स को भारत भेजा था? हम यहाँ से अपनी चर्चा शुरू करेंगे, कारण देखेंगे। क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया था? स्ट्रैटफर्ड क्रिप्स एक उदारवादी उसकी छवि थी, पहले भारत आ चुका था। क्या कारण था? पहला कारण, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की प्राप्ति हेतु। ये सहयोग चर्चिल और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड की जनता भी चाहती थी कि भारतीय लोग उनका सहयोग करें। जापानी सेना बड़ी तीव्रता के साथ एशिया के क्षेत्रों में आगे बढ़ते जा रही थी। भारत के दरवाजे तक वो पहुंच चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस भी जापानियों के साथ सम्मिलित हो गए थे और सेना लेकर भारत को स्वतंत्र कराने आगे बढ़ रहे थे। इन परिस्थितियों में अनिवार्य आवश्यकता थी कि भारतीय उनका सहयोग करें। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने तो सपत्नीक भारत की यात्रा भी की थी और अपील भी की थी कि भारतीयों को आज़ादी दे दी जाए। इंग्लैंड से अपील की थी, मांग की थी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था। तो इन परिस्थितियों में भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा थी। वह एन केन प्रकारेण भारतीयों से सहयोग चाहता था चर्चिल,
और उसको भरोसा था कि अंग्रेज जाति चतुर जाति थी, अपनी चतुरता के कारण वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लेंगे। तो उनकी मजबूरी थी कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए, इसलिए यह मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत भेजा गया था। यद्यपि चर्चिल पहले अपनी साम्राज्यवादी विचारों को स्पष्ट कर चुका था, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उससे पूछा गया था कि क्या वह भारतीयों को आज़ादी देगा, तब उसने कहा था कि मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि अपने देश को, ब्रिटेन को साम्राज्य विहीन कर दूँ। यानी स्पष्ट उसने कह दिया था कि कोई अधिकार भारतीयों को नहीं दिए जाएंगे। दूसरी बात थी ब्रिटेन का उदार जनमत। स्वाभाविक रूप से एक जनता दूसरे देश की जनता के प्रति उदार भावनाएं रखती हैं यदि उसे ऐसा लगे कि उस देश की जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसी ही भावना ब्रिटिश जनमत में विद्यमान हो चुकी थी। लगातार भारतीय मांग कर रहे थे, लगातार ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही थी, और जो कुछ भी कर्म इंग्लैंड के लोग, कंपनी के लोग भारत में कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार की नीति अपना रही थी, वो थे तो सारे के सारे इंग्लैंड के ही। सभी इंग्लैंड वासियों को अब यह ज्ञात था कि भारतीयों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, भारतीयों का शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण विशेषकर बहुत अधिक हो रहा था। इस बात से ब्रिटिश जनता परिचित थी और वह भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखती थी। कोई भी नेता हो, जनता की बातों की ओर उसको ध्यान देना होता है। लोकतंत्र में ये आवश्यक है, और यदि ध्यान न भी दे तो यह जाहिर तो अवश्य करना होता है कि वह जनता की बातों की ओर ध्यान दे रही है। तो ब्रिटिश जनमत का दबाव चर्चिल पर था, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। आसन्न जापानी संकट। जापान एक खतरा बनकर उभर गया था। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में जो अंग्रेजी अधिकार था ध्वस्त हुआ। 8 मार्च को रंगून पर, जो कि बर्मा की राजधानी थी, जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, उसकी राजधानी रंगून पर अधिकार किया गया। 23 मार्च को अंडमान द्वीप पर अधिकार कर लिया गया, और आपको ज्ञात है कि इन द्वीप समूहों को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। उन्होंने इसको आज़ाद घोषित कर दिया। शहीद और स्वराज द्वीप इनका नाम रखा गया था। आप इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। तो जापान ने अधिकार कर लिया। अंग्रेज और मित्र राष्ट्र बड़े चिंतित हुए। भारतीयों के सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता उनके ऊपर आन पड़ी। चर्चिल ने लिखा, 8 मार्च को जापानी सेना रंगून में प्रविष्ट हो गई। मेरे सब मित्रों को एहसास हुआ कि यदि भारत की ठीक ढंग से रक्षा करना है तो राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास करना चाहिए। तो आसन्न जापानी संकट था। उनको आशंका थी कि मद्रास और दक्षिण भारत में या कोलकाता के क्षेत्र में कभी भी जापानी आक्रमण हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस लगातार इस ओर आगे बढ़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अब जापान की सेना और सुभाष चंद्र बोस की सेना भारत पर अधिकार करना शुरू कर देगी। तो उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। मित्र राष्ट्रों का दबाव था, जैसे हमने चर्चा की। रूजवेल्ट अमेरिका, chiang kai शेक जो चीन का राष्ट्रपति था, वो भारत सपत्नीक आया था। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री इवाट, ये लगातार दबाव डाल रहे थे। मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कांग्रेस का दृष्टिकोण। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से अपनी विचारधारा को रखा था। नाजीवाद, फांसीवाद और जापानी सैन्यवाद के विरोध करने की बात उसने स्पष्ट रूप से कही थी। अंग्रेजों के सहयोग, मित्र राष्ट्रों के सहयोग की भी इच्छा व्यक्त की थी, किंतु उसके बदले में जो भारतीयों का वास्तविक अधिकार था, उस अधिकार की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी। पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार, पूरी जिम्मेदारी भारतीयों को दिया जाए, पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की जाए, यह कांग्रेस का स्पष्ट दृष्टिकोण था। बदले में पूरे प्राणार्पण से कांग्रेस और भारत या देश अंग्रेजों की मदद करेगा, ये उसकी स्पष्ट विचारधारा थी। इसका दबाव अंग्रेजों पर था।
इसलिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के विरोध में। बिना भारतीयों से पूछे भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था 1939 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, पंडित नेहरू, और लगातार इस तरह से 25,000 सत्याग्रहियों को, जबकि वो शांतिपूर्वक धरने पर बैठ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। माइकल ब्रेचर ने लिखा है कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजे जाने का कारण महात्मा गांधी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। अगला कारण था सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज का खतरा। सुभाष चंद्र बोस जापानियों की सहायता से बड़ी तेजी के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया था। आप सभी को ज्ञात है, भारत में उनको नज़रबंद रखा गया था, वहाँ से वो बच निकले थे। अफ़गानिस्तान के रास्ते रूस होते हुए वो जापान, जर्मनी, इन सभी देशों की यात्रा कर चुके थे, और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व उन्होंने संभाला था, और भारत के क्षेत्र पर उनका प्रवेश भी हो चुका था। मोइरांग के क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया था। कोहिमा पर आक्रमण करने की उनकी योजना थी। इस तरह से लगातार वो आगे बढ़ रहे थे, जापानी मदद उनके साथ थी। इससे ब्रिटिश सरकार दहशत में थी, स्पष्ट रूप से दहशत में थी, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को जानते थे। उन्हें ये पूरी आशंका थी, और निश्चित रूप से होता, कि भारतीय सेना भी पलट सकती थी, भारतीय पुलिस पलट सकती थी, लाखों की संख्या में जनता उनके साथ खड़ी हो सकती थी, क्योंकि अब एक व्यवस्थित सेना का साथ देना था। लेकिन ये भारतीय दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इसी समय हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया, जापान को पीछे हटना पड़ा, अन्यथा उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध काल में ही भारत को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद करवा जाते। किंतु उनका ज़बरदस्त दबाव अंग्रेजों ने महसूस किया था, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का। तो इस खतरे से बचने के लिए, भारतीयों को अपनी ओर मिलाने के लिए, उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। ब्रिटिश एवं अमेरिकी सेना की पराजय पर्ल हार्बर से लेकर सिंगापुर, बर्मा, लक्षद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों में लगातार वो पराजित हो रहे थे। जबकि अंग्रेज़ों और अमेरिकन लोगों का यह विश्वास रहा था कि उनको पराजित नहीं किया जा सकता, वो निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन वो अब अपनी असफलता लगातार देख रहे थे। इससे भयभीत होकर और मजबूर होकर चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। तो ये कारण थे। इन कारणों के कारण क्रिप्स को भारत भेजा गया। का भारत आगमन और प्रस्ताव 22 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत पहुंचा। उसके द्वारा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से भेंट की गई। वह पूर्व से ही भारतीय वैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से प्रयासरत था। उसकी इच्छा थी कि ऐसा हो। उसने कुछ अपने उद्देश्य और प्रस्ताव वह अपने साथ लेकर के आया था, जो इस प्रकार थे। युद्ध के समय लागू होने वाले प्रस्ताव और युद्ध के पश्चात लागू होने वाले प्रस्ताव। युद्ध के समय लागू होने वाले प्रस्ताव तो नाम मात्र के थे, वस्तुतः कोई प्रस्ताव थे भी नहीं। युद्ध के पश्चात लागू होने वाले प्रस्तावों पर ही इनका जोर था। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी जो जाति थी वो लगातार भारतीयों के साथ धोखा कर रही थी, और अभी भी स्पष्ट रूप से उनकी योजना भारतीयों को धोखे में रख के उनका सहयोग प्राप्त करने की थी। इसीलिए उन्होंने तत्काल कुछ नहीं दिया, और आगे चलकर सब कुछ देने का वचन वो दे रहे थे। युद्ध के पश्चात लागू होने वाले सुझाव अथवा प्रस्ताव इस प्रकार थे। भारत में स्वशासन की स्थापना। भारत में अभी तक डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गांधी इरविन पैक्ट के समय कह दिया गया था कि दे दिया जाएगा। लेकिन 1929-30 से लेकर के अभी तक का समय बीत चुका था, 10 वर्ष से अधिक का समय हो रहा था, किंतु कोई डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारतीयों को प्राप्त नहीं हुआ था। अब फिर से वही झुंझुना लेकर वो भारत आए थे। के ड्राफ्ट में कहा गया था कि इंग्लैंड सरकार की जो प्रतिज्ञाएं की गई थीं, उसके संबंध में इंग्लैंड और भारत में जो चिंताएं प्रकट की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सम्राट की सरकार ने भारत में शीघ्र स्वशासन के विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया है।
वो 10 वर्ष पूर्व से ही निश्चय करते आ रहे थे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे थे। वो एक नए भारतीय संघ का निर्माण करना चाहती है, जो एक ऐसा उपनिवेश होगा जो सम्राट के प्रति सामान्य राजभक्ति प्रदर्शित करने के कारण ब्रिटेन तथा अन्य उपनिवेशों के साथ जुड़ा होगा, परंतु प्रत्येक दृष्टि से उनके समान होगा और आंतरिक तथा बाह्य मामलों में किसी के अधीन नहीं होगा। ये सब होगा की बात थी, भविष्य की बात थी कि स्वशासन होगा, संघ होगा और डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा, जैसे बाकी देशों को था, कि ऑस्ट्रेलिया को था या कनाडा को था, उस तरह से भारतीयों को भी अधिकार मिलेगा। भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी, की जा रही है, ये नहीं कहा गया। संविधान सभा की स्थापना प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद भारत में एक निर्वाचित सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत के लिए नवीन संविधान बनाने का कार्य करेगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। संविधान सभा का गठन, युद्ध समाप्ति के पश्चात प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव संपन्न होंगे। विधानमंडलों के चुनाव होंगे पहले। प्रत्येक विधानसभा से 10% सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति उनकी संख्या के अनुपात में रियासतों के राजाओं के द्वारा की जाएगी। यानी देशी जो नरेश थे वो अपने प्रतिनिधि राजा या नरेश तय करेंगे और विधानमंडलों का चुनाव होगा, विधानसभाओं का, और जो सदस्य आएंगे चुन करके 100 हैं तो 10%, 10 आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा संविधान सभा में चले जाएंगे। यदि 100 चुन के आए हैं तो उसमें से 10 वो लोग चुनेंगे अपने बीच में से और उनको संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा। प्रांतों एवं रियासतों को पृथक रहने का अधिकार प्रस्ताव में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार इस प्रकार बनाए गए संविधान को स्वीकार करेगी और उसे क्रियान्वित करेगी, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें रखी गईं। यदि कोई प्रांत संविधान को स्वीकार नहीं करता है या संविधान सभा में जाना स्वीकार नहीं करता है, तो वह वर्तमान स्थिति को कायम रख सकता था या अपने लिए पृथक संविधान बना सकता था। ये बड़ी बात थी। संविधान सभा की बैठक में भाग न ले, उसका अधिकार, कोई भी प्रांत चाहे तो, या फिर वह शामिल हो लेकिन संविधान को स्वीकार नहीं करे और अपने लिए पृथक संविधान वो बना सकता था। संधि की व्यवस्था प्रस्ताव में एक संधि की व्यवस्था भी की गई थी। यह संधि सम्राट की सरकार तथा संविधान सभा के सदस्यों के मध्य होगी। इस संधि में उन प्रश्नों का उल्लेख होगा जो शक्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होंगी। इसमें जाति, धर्म, अल्पसंख्यकों आदि के मुद्दे होंगे जिसकी व्यवस्था की जाएगी। ये शर्त लगाई गई। अब युद्ध काल में लागू होने वाले क्या प्रस्ताव थे? प्रस्ताव के दूसरे भाग में तात्कालिक योजना थी जो तुरंत लागू होनी थी। इसमें कहा गया था कि युद्ध काल तथा संविधान बनने के समय तक भारत की सुरक्षा तथा उसका संचालन सम्राट की सरकार का उत्तरदायित्व होगा, लेकिन इसके लिए सैनिक भौतिक साधनों की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। उसके लिए वह भारतीय जनता से सहयोग लेगी। ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं का इस कार्य में सहयोग चाहती है। इसके लिए ब्रिटिश सरकार उनको आमंत्रित करती है। केवल सहयोग चाहती थी, लेकिन मुख्य दायित्व ब्रिटिश सरकार का ही होगा। क्रिप्स ने भारतीय जनता के विविध वर्गों के नेताओं से युद्ध के मामले में रचनात्मक तथा सक्रिय सहायता प्रदान करने की भी अपील की गई थी। क्रिप्स द्वारा सुझावों की वापसी। भारत के विभिन्न पक्षों तथा दलों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। क्रिप्स ने 11 अप्रैल 1942 को अपने सुझावों को वापस लिया तथा इंग्लैंड जाकर अमेरिका की जनता को भारतीय राजनीति में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता की जानकारी देने के लिए रेडियो से एक प्रसारण किया। ये महत्वपूर्ण था। इसमें कहा गया, यदि कांग्रेस की मांगें स्वीकार कर ली जाएं तो इसका अर्थ होगा मुस्लिम जनता तथा अछूतों पर
हिंदुओं के शासन की स्थापना। गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत को एक अराजक स्थिति में छोड़कर चले जाने को कहा गया है तथा स्वतंत्रता आंदोलन की धमकी दी गई है। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भले ही जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो जाए, किंतु भारत तथा संयुक्त राष्ट्रों के हित के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत को जापान के विरुद्ध सामूहिक युद्ध संचालन के लिए सुरक्षित आधार के रूप में रखें। इस कार्य के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े उसे हम निर्भय होकर करेंगे। इस तरह से क्रिप्स मिशन असफल हुआ। उसे भारत के विभिन्न दलों ने, चाहे वह कांग्रेस हो, लीग हो, सिख हो, अछूत वर्ग हो या जितने भी वर्ग हैं, उन सभी ने अस्वीकार कर दिया था। उनके प्रस्तावों का मूल्यांकन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव नहीं। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी, भारतीयों के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी। पूर्ण स्वराज का कोई भी प्रस्ताव नहीं था, इस कारण से इसको स्वीकार नहीं किया गया था। देशी रियासतों को प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार जो देशी नरेश थे, देशी राजा थे, उन राजाओं को अधिकार था। देशी रियासतों की जनता को अधिकार नहीं दिया गया, उनके राजाओं को अधिकार दिया गया कि संविधान सभा में बैठने के लिए जो प्रतिनिधि जाएंगे, उन प्रतिनिधियों का चुनाव देशी नरेशों या राजाओं के द्वारा किया जाएगा। यह त्रुटिपूर्ण था, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया गया था। संघ से पृथक रहने का अधिकार देशी रियासतों अथवा अन्य प्रांतों को संघ से, भारतीय संघ से अलग रहने का प्रस्ताव दे दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से भारत तो बनने के पहले ही टूट जाता, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया था। पृथक संघ निर्माण का अधिकार, न केवल संघ से अलग रहने का, बल्कि अपना एक अलग समूह वो बना सकते थे, अलग संघ बना सकते थे। तो कई संघों में भारत बंट सकता था, अपने आप को स्वतंत्र रख सकते थे। 567 कुल मिला के, बल्कि पाकिस्तान मिला के तो 600 से ऊपर, 700-800 के बीच राज्य या देशी रियासतों को मिलाकर रहे होंगे। इतने देश भी बन सकते थे। तो संघ से पृथक रहने का अधिकार उचित नहीं था। परिषद को वास्तविक शक्ति नहीं, जो इस समय परिषद बनाई जा रही थी, उस परिषद में वास्तविक शक्ति सौंपे जाने की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन क्रिप्स मिशन में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। उसमें कहा गया था कि वाइसराय और भारतीय जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, सुरक्षा संबंधी पूरे मामलों में उनका अधिकार सर्वोच्च होगा, विशेष अधिकार होगा। भारतीय केवल उसमें सहयोग कर सकते हैं, छोटे मोटे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो परिषद को वास्तविक शक्ति नहीं दी जा रही थी। पाकिस्तान के सार की स्वीकृति, क्रिप्स के प्रस्ताव में लीग को पाकिस्तान का सार दे दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान नहीं मिला करके लीग वाले नाराज थे, तो कांग्रेस वाले इसलिए नाराज थे कि पाकिस्तान का सार तो उनको दे दिया गया है। तो ये पाकिस्तान के सार की स्वीकृति इस में दी गई थी, क्योंकि जो अधिकार दिए गए थे संघ से पृथक रहने का, उसमें उनको ये अधिकार मिल गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ। देशी नरेशों को संतुष्ट करने का प्रयास इसमें किया गया था। संघ में शामिल होने या न होने का अधिकार, जो संविधान सभा बन रही थी उसमें भाग लें अथवा न लें, भाग लें लेकिन उस मत को स्वीकार न करें, निर्णय को स्वीकार न करें, पृथक अस्तित्व बनाए रखें, इसका अधिकार उनको दिया गया। इस तरह देशी नरेशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। कांग्रेस को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। विधान निर्मात्री सभा जो कांग्रेस की मांग थी, उसको बुलाने, सरकार द्वारा संविधान को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व लिया जाना, ये कांग्रेस की मांग थी। इन मांगों को पूरी करके कांग्रेस को संतुष्ट करने का प्रयास था। इस तरह सभी दलों को संतुष्ट करने के लिए उसने प्रयास किया था। लीग के लिए भी कुछ प्रस्ताव थे सभी के लिए, ताकि सभी संतुष्ट हो जाएं और उसको स्वीकार कर लें, लेकिन वही उसकी असफलता का कारण बन गया कि सभी को कुछ न कुछ अधिकार दे के संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मांगें पूरी तरह से पूरी नहीं की गईं। इस कारण सभी ने इसका विरोध किया। तत्काल कोई परिवर्तन नहीं। क्रिप्स के प्रस्ताव में भारतीयों को तत्काल कुछ भी प्रदान नहीं किया गया था, सब कुछ भविष्य के गर्त में था। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि दिवालिया बैंक, अंग्रेजों की सरकार को कहा था कि दिवालिया बैंक है। दिवालिया यानी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई राशि है नहीं, तो दिया क्या जाएगा।
अंग्रेजों के दिल में कुछ देने का था ही नहीं, तो दिवालिया बैंक था। और फिर कहा महात्मा गांधी ने कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य के तिथि में भुनाए जाने वाला चेक वो दे रहे थे, क्रिप्स। यानी दिवालिया बैंक से पहले तो कोई उसके चेक का कोई महत्व ही नहीं था, जो दिया जा रहा था उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो भविष्य की तिथि में भुनाया जाएगा, लेकिन बैंक तो दिवालिया है, मतलब कुछ मिलेगा नहीं। महात्मा गांधी की उक्ति बड़ी महत्वपूर्ण थी, बड़ी मज़ेदार भी थी कि उन्होंने वास्तविक आंकलन कर लिया था। तो ये इसका सामान्य मूल्यांकन है। इसके बाद अगले वीडियो में हम कांग्रेस का पक्ष क्या था, फिर लीग का पक्ष क्या था, और फिर इसके असफलता के क्या कारण थे, उसका मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे।